एक्चुअल में मुख्यमंत्री महोदय के आने का कार्यक्रम था, उसकी वजह से हमें उनको ज्ञापन देना था। आप उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। एक्चुअल में हमारे जो सिडको वालों के साथ बीजेपी गवर्नमेंट के जमाने में उस समय के उद्योग मंत्री दिगंबर सिंह जी ने जो समझौता किया था, उसमें कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेने की बात हुई थी बोलते समय, लेकिन आज तक उनको नहीं लिया गया है। ये उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रतिनिधि के रूप में ये हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बड़ी संवेदनशील बात है। मजदूरों के मसीहा हैं हमारे सीएम महोदय। उम्मीद करते कि इन्हें बुला करके और मैनेजमेंट को बुला करके कहीं ना कहीं उनको कोई न्याय दिलाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं ज्ञापन आपको सौंपता हूं। बहुत ही अच्छी बातें बताई और इसके साथ ही ये उम्मीद की कि इस प्रकार का शुभ कार्यों का सिलसिला चलता रहेगा। शुभ कार्यों के सिलसिले दिन रहने ही चलते रहें। भगवान के आशीष भी हमें अनवरत मिलते रहें। काम सफल हो से तो हो, दर्द प्रगति बढ़ते रहें, मन में हो पावन प्रेम, संत शांति बचते रहें। माननीय काबरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम के अगले पायदान पर अभी इसी मंच से मोहन सिंह जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक, ऐसे संकट मोचक हमारे रामचरित मानस में भी एक दिखाई देते हैं। रामचरित मानस में तुलसी कहते हैं, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जात हटा, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होय हमारो, जो कुछ संकट होय हमारो। हमारा संकट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा संकट है और आप संकट मोचक हैं। आप उन्हीं हनुमान जी के स्वरूप को याद करें और हमारी तमाम प्रकार की समस्याओं का निराकरण इसी मंच से घोषणाओं के साथ संपन्न करा हुआ है। मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान सरकार के लाडले मंत्री जी आने के बाद देवेंद्र सिंह जी से अब संबोधित करा हुआ है। सबसे पहले सभी मेरे इंटर के साथियों को मेरा नमस्कार। सम्मानीय अध्यक्ष वित्त आयोग डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, सम्मानीय भाई साहब सांसद पाली बद्री जाखड़ जी, सम्मानीय मेरे अभिन्न मित्र मेरे विधानसभा के साथी जुगल काबरा जी, सम्मानीय रमेश व्यास जी, सम्मानीय विद्यासागर शर्मा जी, सम्मानीय हमारे साथी मोहन सिंह भाटी साहब, प्रांतीय अध्यक्ष अशोक छाजेर जी, मंडल जोशी जी और मेरे सामने बैठे बहुत पूरा हाल मेडिकल कॉलेज का खचाखच भरा है सभी मेरे राजस्थान विद्युत किसान मजदूर इंटर कांग्रेस के अध्यक्ष के साथियों में इंटर से 28 साल से जुड़ा हूँ। 1985 से मैं अध्यक्ष था हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट का इंटर का, और मुझे वो दिन याद आ रहा है मैं मंत्री था, जैसा कि हमारे साथी जुगल जी बता रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार थी और उन्होंने एक चलाई थी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और उसका बहाना लेकर जो उन्होंने मजदूरों पे कुठारघात किया वो कल्पनीय है। उसका उदाहरण उदयपुर जिंक, जो जिसकी मिल्कियत 20,000 करोड़ थी, वो स्टरलाइट एंड कंपनी को 450 करोड़ में बेच दिया, और बेल्को जो छत्तीसगढ़ का बहुत महत्वपूर्ण कारखाना था 15,000 करोड़ का, वो भी स्टरलाइट एंड कंपनी को उस समय तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे, सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और अजीत जोगी जी को मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में आने का मौका मिला एक साथ, क्योंकि उनके मंत्री थे सत्यनारायण जी शर्मा, उनके पिताजी पंडित जाबरमल जी की प्रतिमा का अनावरण था, तीनों आए थे। और अजीत जोगी जी कह रहे थे कि मैंने सरकार की ओर से इस कारखाने की बिड 650 करोड़ करी, लेकिन उन्होंने नकारा करते हुए
तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 450 करोड़ में स्टरलाइट कंपनी को बेच दिया। और तीसरा नंबर जो सबसे बड़ा राजस्थान में उपक्रम था, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट खेतरी, जहां से मैं चुनकर आता हूं, जहां का मैं इंटेक का अध्यक्ष हूं। वहां की कारखाने को बेचने की तैयारी हो रही थी। एक कोई अमेरिकन कंपनी थी, एक हमारे बिरला तेज बिट के अंदर एक स्टरलाइट कंपनी थी। मैं मेरे 10,000 मजदूर साथियों के साथ, पूरा मीडिया था, उनको बुलाया सबको सब, और हमने मुख्य द्वार पे धरना दिया। और मैं समझता हूँ सारा मीडिया को जिस तरह से हमने बताया, ऑस्कर फर्नांडिस साहब को मैं लेके आया उस वक्त वहाँ पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, पूरा यूनानिमसली कल्ला साहब और सभी थे राजस्थान की विधानसभा में, कि ये एकमात्र सबसे बड़ा भारत सरकार का उपक्रम है, उसको उस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे न बेचा जाए। मैं सोनिया जी से मिला जाकर, और सोनिया जी ने उस वक्त अपनी स्ट्रांगली उसको प्रोटेक्ट किया हमारी बात को, और हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट डिसइन्वेस्टमेंट से, बेचान से बच गया, मुक्त हो गया, बच गया। आज आपके बीच मुख्यमंत्री जी को आना था। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की दौड़ भाग चल रही है निरंतर इस हमारी संदेश यात्रा में, लगातार मैं 2 दिन से उनके साथ था। बहुत विलंब से रात्रि को आए, सुबह स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्होंने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। मैं एयरपोर्ट पे बैठा रहा, लेकिन उनके बुखार था। तब उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप जाओ और मेरी ओर से क्षमा मांगना। और मैं उसी विमान में आया हूँ जिसमें मुख्यमंत्री जी को आना था, और उनकी जो भी मांगे हैं उनसे मुझे अवगत करा देना, और आपके अधिकारियों को शाम को बुला लेना वहाँ पे, मेरे घर में, वहाँ पे रेजिडेंस के निवास स्थान पे। मैंने अपने सौभाग्य से जो प्रशांत निगम के आपके सीएमडी हैं शैलेंद्र अग्रवाल, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी बन गए हैं, सूचना करवा दी है। मैं सारी पार्टी साहब ने पुलन दिया है सारा का सारा अपनी बातों का, ये मैं लेके जा रहा हूँ, पूरी बात करेंगे। साथियों, जैसे कल्ला जी का जुड़ाव है इंटक से, मुझे जब टिकट मिला आज से 25 साल पहले, मैं इंटक का अध्यक्ष था वहां, और मैं नजदीक से मैंने वो चेहरे पढ़े जब हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट बिकने वाला था। मैं रात के समय जब जा रहा था तो विचार के लिए, तो मेरे उनके मुख सफेद परिवारजनों के हो रहे थे। डॉक्टर साहब, कम से कम 2000 लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट के अपने एप्लीकेशन में हाथ लिए पड़े थे। ये कहा कि कागज में सब पर वॉलंटरी रिटायरमेंट के कागज दे रहे हैं। किसान के लिए बिल्कुल व्यवस्था करी कि 90 पैसे बिजली मिलेगी। और सबसे ज्यादा मुझे पता था कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा भर्ती नीति की आजादी के बाद। बहुत अच्छे टेक्निकल हेल्पर बने, जेईएंस बने, कमर्शियल असिस्टेंट बने, और 6,500 लोगों मुझे चिंता है, लोगों ने दे रखा है। मैं भी जानता हूँ अपने को नॉन स्किल्ड लोग भी चाहिए, जिनको पोल उठाने, पोल पे चढ़ना है, बड़ा दुरूह काम। दुख तो ये होता है कि अपने जिनको टेक्निकल हेल्पर्स को लिया, वो अपने ड्रेस लगा के सीधे ऑफिस में बाबू बन के बैठ जाते हैं। तो बड़ा संकट का विषय। आपको डॉक्टर से सब कुछ की सीखना चाहिए। अगर डॉक्टर ये कह दे कि मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो इस बीमार की एनिमा भी नहीं लगाऊंगा, मैं तो ये काम भी नहीं करूंगे, तो इलाज करेगा कौन? हम अगर सफेद पोश बन के, एक दुर्घटना में हमारे झुंझुनू का एलियन खत्म हो गया बेचारा, वो टेक्निकल हेल्पर मना कर दिया, मैं तो पोल पे नहीं चढ़ता। जोश में आके बेचारा चढ़ गया पोल के ऊपर, एलियन खुद, उसकी अपनी वो सीधी स्लिप हो गई, इलेक्ट्रिक करंट से डेथ। तो किसी काम को करने में हमें कभी भी ये महसूस नहीं करना चाहिए कि मेरा काम नहीं है। इंजीनियरों को आपने देखा नहीं, आज हिंदुस्तान के बाहर के इंजीनियर काम में अगर जिस दिन शर्म आने लग जाएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं विदेश में गया तो वो चाय बात पिला रहे थे वहां रेस्टोरेंट में बैठे, तो मैंने उसको बुला के उधर, ठीक है, मैंने कहा आप कौन है? साहब इंजीनियर कॉलेज में पढ़ता हूँ, या पार्ट टाइम काम के लिए आता हूँ यहाँ।
तो कोई शर्म नहीं है, किसी तरह का काम कर लो, कोई शर्म नहीं। इसीलिए मुल्क आगे है। हमारे पास तो बेहतरीन टीम है, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, सारा। तो आज जो बड़ी समस्या मेरे सामने आ रही है वो ये टेक्निकल हेल्पर ले लिए साहब और वो काम ही नहीं करेंगे। तो भाई ऐसे तो फिर कैसे काम चलेगा? हम सब कुछ लेना चाहते हैं तो कुछ दो तो सही। अगर हम सबको अफसर बना के सफेद कपड़े पहना के बैठा देंगे तो काम कौन करेगा? बारात में सारे दूल्हे बन के बैठ गए तो जीवन कौन कराएगा? भाई ऐसे नहीं होता काम। ऐसे हमारी तनख्वाह बढ़ा दो और ये सारे काम कर दो तो करूंगा मैं, लेकिन काम भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है टेक्निकल हेल्पर बन के हम नहीं करेंगे, उसके लिए मुझे अलग कैडर खड़ा करना पड़ेगा। अलग कैडर की भी प्रॉब्लम आती है। आप समझ रहे हैं, मेरी चिंता नहीं हो रही है। हमें ये जरूरत होगी कि पोल कौन उठाएगा और बल्ली पे कौन, उसके खंभे पे कौन चढ़ेगा, इसके लिए अलग कैडर बनाओ। अलग कैडर बनेगा तो उसमें विभागीय रूल्स में नहीं आता है। बहुत संकट है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ 1-2 साल से सारे अधिकारियों को बैठा कि किस तरह से इनको बेचारे जो लग रहे हैं, हमारे टेम्पररी लगे हैं कई लोगों को, कैसे मैं एडजस्ट करूँ। टेक्निकल हेल्पर 15,000 लगे, उनमें बेचारे इनको कैसे जो करूँ जो ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं। आपने मुझे दिया है, मैं लग रहा हूँ उसके अंदर कि किस तरह से 5-6 हजार और मुझे लेने हैं टेक्निकल हेल्पर्स, तो मैं उनका अलग से व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन वो किसी तरह से उनका एक अलग क्वालिफिकेशन मार्क बनाना पड़ता है, उसके अंदर समय 40,000 लोग एम्प्लॉय, और मैं जानता हूँ कि एक एक व्यक्ति की क्षमता आप लोगों की 20, 30, 40, 50 लोगों को आप सीधा कंज्यूमर से जुड़े हैं। आप इस समय 1 करोड़ कंज्यूमर से सीधे जुड़े। तो हमारी इस वक्त ये मेन बात होती है कि हम सीधे कितना लोगों को प्रभावित कर सकते। मुझे पता है अलग अलग डिपार्टमेंट है, जनरेशन का अलग है, ट्रांसमिशन का अलग है, तब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग है, जयपुर, जोधपुर और हमारी ये अजमेर, ये सारी। लेकिन आप लोगों की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी बड़े चिंतित रहते हैं इस बात। हमें एक जगह हमारा 132 पे भी चालू करना था, उन्होंने ग्लव ला के दिए, मुझे वो समझदार आदमी लगे। बहुत सारी जगह तो ग्लव वो नीचे होते ही नहीं। उसने मुख्यमंत्री जी को कहा सर पहले ग्लव्स पहन के फिर आप ये बटन दबाइए, मुझे अच्छा लगा। ये सारी व्यवस्था था मुख्यमंत्री जी का। डॉक्टर साहब देखो समझदार आदमी, पहले ग्लव रख रखा, सारा कर रखा, नीचे मैट लगा हुआ है जिसके अंदर की कोई करंट प्रभावित नहीं हो जाए। और अभी सरकार ने ये दुर्घटना में पहले हमारे कर्मचारियों को 2.5 लाख रुपए मिलता था, बाकी और जो एसेट्स थे सारे थे। मुख्यमंत्री जी का 2.5 लाख का मैं तुरंत 10 लाख रुपए करो, देख रहा था, मैं बात ही कर रहा था, ब्याज जी ने कहा था अखबार में भी आ गया, मैं कहीं पढ़ लो आके, भास्कर का है इसमें है। दुर्घटना कोई सी भी हो खराब, हमें अवॉइड करना चाहिए कि एक भी जान बहुत कीमती है और बड़ा दुख होता है। कितने लोग हिंदुस्तान में जान को सस्ती बना रखा है। ठेकेदार जी मर गया, जिसको पुल पे चढ़ा देते हैं, मर गया जिसको बच्चे जानते नहीं है नहीं। ये सारा एक सिस्टम है, इसको बड़ा जघन्य अपराध है। अगर किसी अनोन व्यक्ति को इस तरह से करेंगे या नेग्लिजेंस करेंगे तो बड़ा एक महत्वपूर्ण होता है। इसमें कम से कम नुकसान हो, 0 नुकसान हो और सामान की कोई कमी नहीं। तो तू कह दिया बजट बढ़वा दिया, हमारी मीटिंग थी 1 करोड़ था, मैंने एक बड़ा वो 4 करोड़ कर दिया उसको कि कोई भी सामान चाहिए आपको, ग्लव्स के बिना कोई चढ़े नहीं हमारे। लेकिन नेग्लिजेंस का तो क्या इलाज कर सकते हैं आप? कोई सामान नहीं है तो ठीक बात है, लेकिन सामान सजा के रखने के लिए नहीं, कहीं सामान नहीं तो मुझे बताओ, आप तुरंत रवाना कर दूंगा जयपुर से और बजट बढ़वा दूंगा। अरे भाई हम तो डॉक्टर हैं, हम तो एक एक जान के लिए लड़ाई लड़ते। एक आदमी चला जाता है तो रात को खाना नहीं खाया जाता हमसे। एक भी हमारा बीमार अगर दम तोड़ देता तो उस रात खाना नहीं खाया जाता हमसे। तो हमारा कोई कर्मचारी चला जाए इस तरह से तो वो एक बिल्कुल बड़ी हमारे लिए दुखद बात होती है, दुखद घटना होती है। तो इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं, मैं रोज जब लिस्ट सीएम साहब ने मंगाई, कितनी लिस्ट साहब कितने लोग छुट्टी पर से हादसे में चले जाते हैं, बड़ा हलाल है, वो संख्या ज्यादा है, इतनी नहीं होनी चाहिए।
बिजली के राजस्थान में हर चीज की सरकार जिस तरह से भागदौड़ कर रही है, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40,000 करोड़ का बजट है आपके पास, 13,500 करोड़ रुपए फिर बिजली के दिए। सारा काम डॉक्टर साहब कमी मत रखो, सारा 765 मेगावाट के 2 हमारे ग्रिड बन रहे हैं, एक अंता में बन रहा है, एक फागी में बन रहा है। 400 की कभी एक हुआ करता था, खड़ा रहता था जयपुर में सीतापुरम, अब लाइन लग रही है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग। और राजस्थान की जिस तरह की सारा है, बिजली 90 पैसे में किसान को देते हैं, आप भी जानते हैं। सरकार की कितना भार पड़ता है, मुख्यमंत्री जी को 5,000 करोड़ रुपए तो सब्सिडी के देने पड़ते हैं। ठीक है, कौन अपने कर्मचारियों को मदद नहीं करना चाहता? भाटी साहब बार बार कहते डॉक्टर साहब उनका बिल्कुल मदद करूंगा, भाटी साहब निश्चित। वो जो गई बात है, जो भी बढ़ सका 10 से 100 बनाया। ये तकनीकी कर्मचारियों, मंत्रालय कर्मचारियों के पास अवकाश स्वीकृत किए, जीएमसी प्रतिनिधि के लिए भी पूरी की। और भी जो मांगे हैं मैं जानता हूं, उन पे बड़ी गंभीरता से विचार। सरकार का बहुत लंबा चौड़ा नजरिया है, हर तरफ देखा जाए। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी जोधपुर के अंदर, मुख्यमंत्री जी तो स्वयं एक आगरा साहब बैठे, जोधपुर की हालत हो रही थी कि पानी आएगा कहां से। तो धन्य हो गहलोत साहब का, उस वक्त राजीव जी को गहलोत साहब ने जिक्र किया था, राजीव जी ने सबसे पहले कहा नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा इसका पानी का इंतजाम करो। राजजीएन का पानी आज जोधपुर पहुंच गया और फ्रांस के 540 करोड़ रुपए की लागत से, फ्रांस की मदद से सूरपुरा में हम अलग से हेड बना रहे हैं। बचा कुचा भी जोधपुर का हिस्सा जो है सारा पानी उसमें जुट जाएगा, कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। पूरे राजस्थान